वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 23 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 23 तक पहुंच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्वामित्व योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के लिए एक नोडल मंत्रालय है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत के नागरिकों को अपनी संपत्ति का किस प्रकार वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाए, इसके लिए उनको सक्षम करना है। ठीक है, कि कैसे ग्रामीण भारत के नागरिक अपनी संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, इसके लिए उनको सक्षम करना है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय है क्या स्वामित्व योजना के लिए, और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये सही है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो स्वामित्व योजना राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण भारत के नागरिकों को वित्त स्थिरता लाने के लिए, ठीक है, उन्हें ऋण और अन्य वित्त लाभ के लिए एक बेहतर संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम करना है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण करना भी इस योजना का उद्देश्य है और संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने में सहायता करती है। यह स्वामित्व योजना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई वेस्ट, कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं, बताइए। पुराने और यूजेबल जो कंप्यूटर होते हैं उनके पुर्जे जो फेंक देते हैं ना, जो उसका वेस्ट बनता है, उसमें क्या क्या होता है इनमें से? कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, सीसा, पारा, प्लूटोनियम, बताइए। देखिए कैडमियम तो होता ही होता होगा, बेरिलियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, हेप्टाक्लोर भी होता है। अच्छा, इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा में, तो जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो गए, डी डी कर देंगे। हाँ भाई, सब सब सब। जब यूपीएससी आंसर की देती है 1 साल के बाद, तो आंसर कुछ और होता है। इस तरह के प्रश्नों का हर साल पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। हर बार यूपीएससी का आंसर दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे लोगों की तुलना में जो है कम से कम 6 7 8 का तो डिफरेंस रहती रहता है हर साल। ठीक है, और उनसे भी सिलेक्शन ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला के निराश होकर बैठ गए कि फेल हो गए हम तो 2 नंबर से। तो पास भी हो सकते हो, रिजल्ट तक वेट करो, जल्दी तो निकल रहा है आजकल। 20 दिन में 22 दिन में निकाला था इस बार भी। चलिए देखिए, प्लूटोनियम अगर इतनी आसानी से मिल रहा होता तो सबके पास इकट्ठा नहीं हो जाता क्या? तो प्लूटोनियम को एलिमिनेट करो, सबसे कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, सीसा लेड निकलता है, पारा। ठीक है, तो सीसा हो गया, पारा हो गया, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, और नहीं होगा तो प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 5 और 6, 4 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। वैसे 7 से सारा एलिमिनेट हो जाता, तीनों के तीनों। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है इसमें? क्या जब संविधान बना था तब ये थे? नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया, और 51 ए में है ये, 51 के का में है, का से लेकर के तक, मतलब टोटल कितने हैं? 11 हैं। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है क्या? है क्या? है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना है क्या?
ये भी है, तो कौन सा नहीं है? चुनावों, लोक चुनावों में मतदान करना, ऐसा कोई भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं है। तो ये है मूल कर्तव्य संविधान में जो उपबंधित हैं, मौलिक कर्तव्य। पहला देखते हैं, और ये आपको पता होने चाहिए, लिख लिख कर देख लेना बार बार, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी 2-3 बार पूछा है पिछले 12 से 15 वर्षों में, ठीक है। और देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, मतलब 4 विकल्प बना के दे देगा कि है क्या ये, प्रस्तावना में लिखा है, मौलिक कर्तव्यों में लिखा है, मौलिक अधिकार में लिखा है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है, ठीक है। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। देखिए बैकग्राउंड में बहुत शोर है, कुत्ते पागल हो गए लग रहा है, ठीक है, इग्नोर करो इनको। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ठीक है, याद करते चलिए इनको। 7वां देखते हैं, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए जो है दया भाव रखना। 8वां है, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र जो है लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। और 11वां है, 6 से 14 वर्ष तक आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। कौन कराएगा? जो भी उनके गार्जियन है या उनके संरक्षक हैं। अच्छा, ये 42वें संविधान संशोधन में जब जोड़े गए थे तो 10 थे, ये बाद में जुड़ा है। कब जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है 11वां भी, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो। अब यहाँ उच्च सदन निम्न सदन सुना होगा ना, उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा? नहीं, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा, ठीक है। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। देखिए बोल तो सकते ही हैं बजट पर, गलत है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है। वक्तव्य तो निम्न सदन में भी दे सकते हैं वो। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के भीतर निम्न सदन का सदस्य होना पड़ेगा, मतलब लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है। ये थे नहीं क्या मनमोहन सिंह। पहला स्टेटमेंट है, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये वाला करेक्ट है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो केवल लोकसभा में ही आता है ना, राज्यसभा से इसका मतलब नहीं है, तो सही हो गया ना। क्लियर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? क्या उपलब्ध कराना है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, सीधा सा आंसर है, उत्तर दीजिए इसका, सीधा सा प्रश्न, उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? ये केवल लगाकर तो खुद ही ब्लंडर कर दिया है। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। अब इसमें तो रोटी भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, मकान भी आ गया, पानी भी आ गई, सड़कें भी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, बताइए क्यों चलाई गई थी? सीधा सा आंसर दीजिए, क्यों चलाई गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। क्यों चलाई गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सतत विकास से संबंधित अंतरपीढ़ी समानता से संबद्ध कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अंतरपीढ़ी समानता एक मूल्यगत संकल्पना है। ध्यान से सुनते रहिएगा। अंतरपीढ़ी समानता एक मूल्यगत संकल्पना है जो मानव समुदाय की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन पीढ़ियों के मध्य साझेदारी को दर्शाता है। अंतरपीढ़ी समानता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी को संसाधनों तक पहुंच का लाभ प्राप्त होना चाहिए। करेक्ट हैं दोनों के दोनों या कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी ना कई बार। तो इसी तरह तो है कि हमें जो अपने संसाधन हैं इनका इस तरह से उपयोग करना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, सामान्य भाषा में समझे, तो उनके लिए भी बच सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जला दोगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मूल संविधान में थे या बाद में जोड़े गए? मूल संविधान में थे ना। ये भाग 4 में है कि नहीं है? भाग 4 में है कि नहीं है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। फिर 51A से के तक क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। USA से भी कुछ ना कुछ लिया ही गया होगा। ठीक है, इसका उत्तर तो सी हो जाएगा। USA से ली गई है प्रस्तावना। और क्या क्या लिया गया है? FR मतलब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और एकल न्यायपालिका ब्रिटेन से भी लिया गया कुछ ना कुछ। संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देश के भीतर मौजूदा समय में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3.6% खर्च होता है। इतना ही होता है या ज़्यादा है? इतना ही है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। हमारे देश में हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च घटा है। घटा है कि बढ़ा है? देखिए बढ़ा है, घटा नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। एलिमिनेट कर दो जहाँ जहाँ दो है। पहला सही है तो ये नहीं होगा, केवल एक ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए देश में मौजूदा समय में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3.6% खर्च होता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का भी खर्च शामिल है। ठीक है, हमारे देश में हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा है ना कि घटा है। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर पूछती है UPSC। हाल ही में समाचारों में रहा A68A क्या है? ये A68A क्या है? कोई एस्टेरॉयड है क्या? कोई विशाल हिमखंड है? कोई कोविड-19 वैक्सीन है या सबसोनिक मिसाइल है? ना तो ये सबसोनिक मिसाइल है, ना ही कोई कोविड-19 वैक्सीन है, और ना ही ये कोई क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड है। ये है एक विशाल हिमखंड, आइसबर्ग A68। बहुत लंबा चौड़ा है ये किलोमीटर में, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दक्षिण जॉर्जिया की ओर, टकरा जाएगा उसे। तो देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार A68 नामक हिमखंड यानी आइसबर्ग सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर ब्रिटिश आधिपत्य यानी दक्षिण जॉर्जिया से टकराने की कगार पर है। यह हिमखंड आकार में लगभग 150 किलोमीटर लंबा है। बहुत होता है ना 150 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर चौड़ा है। वर्तमान में यह हिमखंड LA आइसबर्ग LA नामक किनारे के साथ दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसक रहा है, जो वर्ष 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी शेल्फ से विखंडित हुआ था। ठीक है, शुरुआत में यह A68 के रूप में जाना जाता था। दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकने से यह जो है विखंडित हो गया है, जिसे बाद में मतलब अब वर्तमान में A68A के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इसका फ़ोटो है ये। ठीक है, ये देखिए A68। ये है देखिए इस तरह से, ये है अंटार्कटिका
और ये देखिए इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये आइसबर्ग A60 है और कुछ दूरी ज़्यादा नहीं है साउथ जॉर्जिया से, ठीक है। तो चलिए याद रखिए क्या है, ये A68 है, एक आइसबर्ग है, एक विशाल हिमखंड है। यूपीएससी करती है ऐसे प्रश्न। धन्यवाद, रिवीजन कर लेना इन सबका एक बार पढ़ने के बाद।